वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस HR केस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियों के बारे में जो चैप्टर जिस नाम से आपका चैप्टर है क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। हड़प्पा सभ्यता आया कैसे, इसकी क्या बातें की गई, कैसे इसका विकास हुआ, लोग इसके बारे में कैसे जाने, ये कहाँ पे पाया गया, इन सारी तथ्यों पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वीडियो को आप अगर बीच में स्किप कर देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दें कि क्या इसमें समस्याएं रहीं जो और अच्छी हो सकती थी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी समस्याएं अगर आती है इस चैप्टर में या जितनी देर वीडियो चलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं अगर आती हैं तो आप कमेंट करें, सुझाव दें, ताकि फिर हम लोग उसमें सुधार करें। हमारी लक्ष्य ही है कि विद्यार्थियों की सेवा करना, विद्यार्थियों तक अपनी बातों को पहुंचाना, विद्यार्थियों की मदद करना। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का आज जो हमारा है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता है क्या, पहले तो इस चीज को जानते हैं हम लोग। तो क्या बोलता है कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो हड़प्पा ये मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मूल रूप से 4 सभ्यता पाई गई, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है और उसी के साथ हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो विश्व में जो प्राचीनतम सभ्यता मानी गई, सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। उसके बाद मिस्र की सभ्यता को मानते हैं, फिर चीन को सभ्यता को मानते हैं और उसके बाद हम लोगों की हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात आती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि लेकिन अब इसके बाद क्या हो गया कि 1920 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1920 में इसकी प्रारंभ की गई थी। एग्जैक्ट जो डेट आता है वो 1921 की आती है। तो उसके बाद 1920 में जब इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ तो लोगों को यह पता लगने लग गया कि इन 3 सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, इन 3 सभ्यताओं के साथ साथ एक और सभ्यता है जिस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे जो है सभ्यताएं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। और हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है वो जो सभ्यता वो हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसके कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे बसी हुई थी। चीन की सभ्यता जो है जिसको पीली नदी भी कहते हैं और वांग नदी भी कहते हैं। तो चीनी भाषा में अगर बात करें तो चीन की सभ्यता जो थी वो वांग नदी के किनारे बसी हुई थी। और अगर भारतीय भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, तो वांग नदी को पीली नदी भी कहते हैं। उस नदी के किनारे ये सभ्यताएं बसी हुई थी। तो सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण क्या हुआ कि ये हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई वो किस प्रकार से हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो लगभग आज से 170 साल 180 साल पहले की बात करें तो एक जगह है पंजाब, जो अभी वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब की बात करेंगे, भारत वाले पंजाब के बारे में बात नहीं करेंगे। तो वहां पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी।
रेलवे लाइन बिछाने के दरमियान जो कुछ कार्य चल रहे थे, कुछ खुदाई के कार्य चल रहे थे, उस उत्खनन कार्य के दौरान कुछ जो लोग काम कर रहे थे, जो इंजीनियर्स लोग काम कर रहे थे, उन इंजीनियरों को हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई पूरा स्थल मिला। यहां पे उस दौरान कार्य कर रहे कर्मचारियों को वहां पे एक खंडहर जैसा मिला, खंडहर जिसको वो लोग समझे, और वह जो खंडहर था वो उस टाइम के ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, वो ईंटों से बना हुआ खंडहर को, तो वहां से ईंटें निकाल करके जो कर्मचारी लोग थे, जो कार्य करने वाले मजदूर लोग थे, वो लोग उन ईंटों को निकाल करके उस रेलवे लाइन को बिछाने में भी प्रयोग किया, उन ईंटों का प्रयोग वहां से भी कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी खोज किसने करी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, इसके साथ एक और हड़प्पा सभ्यता का जब भी नाम आता है तो इसके साथ एक और सभ्यता जुड़ती है। उस सभ्यता को एक और शहर का नाम जुड़ता है, एक और स्थान का नाम जुड़ता है, उस स्थान को कहते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की दो प्रमुख स्थलें थी मुख्य रूप से, उसमें एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहली चीज क्या है कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित थी। ठीक है, इसी के साथ 1922 में राखल दास बनर्जी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो स्थान का खोज किया 1922 में। ये भी स्थान जो है वो पाकिस्तान में। ठीक है, अब क्या होता है कि 1921 में ही दयाराम साहनी हड़प्पा नामक जो स्थल था उसकी खुदाई करवाते हैं और वहां से कुछ मोहर मिलती है हमें, जो मोहर होती है ना हमारे मोहरे, जिससे हम लोग मोहर लगाते हैं, उस प्रकार की कुछ मोहरें मिली। और इसी के साथ 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई करवाया और इन्होंने भी कुछ वैसे ही मोहरें खोजी जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में मिला था। तो मतलब दोनों जगहों की मोहर जो थी लगभग एक समान थी। इससे यह अनुमान लगा लिया गया कि दोनों स्थानों की संस्कृति जो थी वो एक जैसी रही थी, हड़प्पा की भी और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों की संस्कृति जो थी वो एक जैसी रही। अब यहां से एक और बात आती है कि ये जो दोनों व्यक्ति थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, हड़प्पा वाले दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो वाले राखल दास बनर्जी, ये दोनों व्यक्ति जो थे ये किसी अंग्रेज के अंदर काम कर रहे थे और उस अंग्रेज का नाम था जॉन मार्शल। आपके बुक में सर जॉन मार्शल लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के अंदर जब कार्य कर रहे थे तो इनके हेड बॉस हो गए सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो है वो 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने 1924 में एक नई सभ्यता होने की पुष्टि करते हैं कि अब हमने एक नई सभ्यता को खोजा है। तो सबसे पहली चीजें क्या आ गई, यहां से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, तो 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो 1922 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। ये लोग दोनों किसके अंदर काम कर रहे थे, तो सर जॉन मार्शल के अंदर काम कर रहे थे। और हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक घोषणा कब होती है, तो हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक घोषणा जो है वो 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा किया जाता है, जो उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहां तक की चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम जो था वो हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, तो ये जानना है। तो सबसे पहले क्या बात आती है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई, वो खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे की गई थी, जो उस टाइम पे हड़प्पा नाम था। तो इसी कारण जो था कि इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो उसको नाम पड़ा। अब इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये मैंने पहले बताया कि सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दैट्स क्लियर। यहां तक आई होप कि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब
जो हम लोग अगली टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे कि वहां पे हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह करने के क्या तरीके रहे थे। लोग आखिर लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो जीवन निर्वाह के तरीके तो होंगे, लोग अपनी जीविका तो चला रहे होंगे। तो वहां पे जीविका चलाने की क्या सारी चीजें थी, क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें क्या कि वहां मुख्य रूप से 4 प्रकार से जीवन निर्वाह किया जाता था। वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? तो कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार, ये 4 मुख्य चीजें थी जिसके सहारे लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे, जीवन यापन किया करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। तो अब हम लोग पूछ सकते हैं कि किन किन फसलों का, किन किन अनाजों का खेती वो लोग क्या करते थे, कृषि वो लोग क्या करते होंगे। टीम तो मुख्य रूप से 4-5 चीजें हैं जिसका साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और भी चीजें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इतना ही चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन जिसके मूल प्रमाण हमें मिले हैं वो प्रमाण मुख्य रूप से 4-5 चीजों पे है। तो वहां के लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कृषि करते थे वो गेहूं का करते थे, उसी के साथ जौ का करते थे, कुछ दाल का प्रयोग वो लोग करते थे, दाल की खेती करते थे, और सफेद चना का प्रयोग करते थे जिसको हम लोग काबुली चना कहते हैं, उस चना का प्रयोग करते थे। उसी के साथ तिल का प्रयोग करते थे, तिल की कृषि करते थे, और बाजरे का भी प्रयोग वो लोग करते थे। यहाँ पे चावल की भी साक्ष्य मिले, लेकिन चावल की साक्ष्य बहुत कम मिले। तो चावल की भी खेती करते होंगे, चावल की भी कृषि कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसकी साक्ष्य हमें मिलती है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब वहां से पशुपालन और शिकार दोनों के साक्ष्य एक साथ मिलते हैं। तो पशुपालन करते होंगे तो कौन कौन से पशुओं को कौन कौन से पशुओं को वो लोग पालते होंगे। ठीक है, तो वहां पे कुछ जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, जानवर तो एग्जैक्ट प्राप्त हुए नहीं होंगे, तो वहां पे कुछ जानवरों की हड्डियां हमें मिली। तो उन जानवरों से हमें यह पता चला कि उन हड्डियों से हमें यह पता चला कि लोग यहाँ के जानवरों को भी पाला करते थे। ठीक है, कौन कौन से जानवर को पालते थे? तो वहां पे सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले वो भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ये 4 जानवरों का साक्ष्य हमें वहां से मिलता है। और इसी के साथ वहां पे मछली की हड्डियों का भी साक्ष्य मिलता है, साथ साथ में कुछ पक्षियों की हड्डियां भी मिलती है। तो यहां से पता चलता है कि लोग पशुपालन भी करते थे, और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि वहां के लोग जानवरों का मांस भी खाते होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि वहां से जो हड्डियां मिली वो पशुपालन की वजह से मिली होंगी या जानवरों को मार करके खाने से मिली होंगी, क्योंकि हड्डियां तो दोनों में होंगी, जिसको मारते होंगे उसको उसमें भी, और जिसको पालते होंगे, इन दोनों में हड्डियां मिली। तो आप कह सकते हैं कि यहां से दोनों चीजों का साक्ष्य मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो जानवरों को पालते होंगे लोग, तो वो पशुपालन के तहत आ जाएगा, और इसी के साथ जानवरों को मार करके खाते होंगे तो वो शिकार के तहत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थी। और जाहिर सी बात है कि जब लोग इन सारी चीजों का उत्पादन करेंगे तो बेचते भी होंगे, तो कुछ व्यापार भी कर रहे होंगे, इसी के साथ साथ कुछ और भी व्यापारिक पद्धतियां रही होंगी। तो ये मूल रूप से 4 प्रणाली थी, 4 प्रकार थे जिससे कि वहां पे जीवन निर्वाह होता था, कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। दैट्स क्लियर। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो और भी आगे देखें, आगे आपको और भी बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी जिससे आपको आपके एग्जाम्स के लिए आसानी होगी। और इसी के साथ अगर जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत क्वेश्चंस जो है इन सारी चीजों से पूछती हैं, तो आप भी ध्यान दें कि थोड़े अच्छे से। और जो लोग अभी तक पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे वो कृपया पेन पेपर लेकर के बैठे, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंस लगती हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाए। वैसे मैं इसका पीडीएफ लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो साथ साथ में लिखते जाते हैं वो बहुत काम की चीज होती है। ठीक है,
चलिए, तो अगली टॉपिक जो हमारी है वो है हड़प्पा सभ्यता में कृषि में कौन कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते होंगे, प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या करते होंगे। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है कि हम लोग उस टाइम पे जो कृषि वहां के लोग करते थे वो हल से क्या करते थे, जिस प्रकार के साक्ष्य में मिले। तो वहां से एक ऋषभ की मुहर मिलती है, ऋषभ का मतलब होता है बैल, तो उसकी मुहर मिलती है। इतिहासकारों ने इस प्रकार का अनुमान लगाया उस चीज को मिलने के बाद कि हड़प्पा के निवासी जो थे वो खेतों को जोतने के लिए, क्योंकि बिना जोते हुए खेत कृषि हो नहीं सकती है, तो खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया करते होंगे। इस प्रकार के अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाया गया। ठीक है, अब 2-3 स्थान आपको मिलते हैं। चेलिस्तान, ठीक है, चोलिस्तान, तो ये पाकिस्तान में चोलिस्तान है, और बनावली जो आपके भारत के हरियाणा के क्षेत्र में है। यहां से हमें मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी के बने हुए प्रतिरूप मिलते हैं हल के, और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग उस टाइम पे हल के द्वारा खेतों की जुताई करते थे। क्या, क्योंकि हमें वही सारी चीजें हमारे आसपास मिलती हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जिन सारी चीजों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं वो हमारे आसपास नहीं मिलती हैं। लोग, आजकल के बच्चे जो है मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन तब बनाते हैं जब वो अपने आसपास में अपने घर में देखते हैं कि इस प्रकार की चीजें होती हैं, तब वो बनाते हैं। तो शायद उस टाइम के बच्चे इस प्रकार के कार्य किए होंगे जो मिट्टी के हल बने होंगे। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि उस टाइम के लोग खेतों की जुताई करने के लिए हलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसी के साथ एक जगह है कालीबंगा, कालीबंगन इसको एक्चुअली लोग कहते हैं। तो यह राजस्थान में पड़ता है, और यहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहां यह अनुमान लगाया गया कि लोग जो थे कि एक जमीन पे 2 अलग अलग फसल उगाया करते थे, जिस प्रकार की साक्ष्य इतिहासकारों को वहां से मिली है। ठीक है, इसी के साथ लोग जो है कि लकड़ी और पत्थर के प्रयोग करके फसल की कटाई करते थे। लकड़ी और पत्थर का हथियार बनाते थे, फलक बनाते थे, और उससे फसलों की कटाई करते थे। खेतों की सिंचाई करना भी आवश्यक होगा। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो खेतों की सिंचाई करना भी आवश्यक होगा। खेतों की सिंचाई करने के लिए उस टाइम पे लोग नहर का प्रयोग करते थे, नदी का प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ एक अफगानिस्तान में जगह है सोतुगही, सोतुगही जगह पे कुछ नहरों के भी साक्ष्य में मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्थानों पे कुओं का भी साक्ष्य मिला, जिसका प्रयोग लोग पीने के लिए करते थे। एक स्थान आपको मिलेगा धौलावीरा, धौलावीरा में कुछ जलाशय मतलब तालाब वगैरह के भी प्रमाण मिलते हैं। इसका प्रयोग लोग कृषि कार्य में सिंचाई करने के लिए करते होंगे। इस प्रकार के साक्ष्य लगभग लोगों को मिलता है। अगली जो टॉपिक आपको है वह है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो लगभग त्रिकोण आकार का है। आप जब मैप देखेंगे तो मैप में पाकिस्तान में एक जगह मिलेगा सुतकेन गेंडोर, ठीक है। सुतकेन गेंडोर जो पाकिस्तान के आखिरी छोर पे है। उसके बाद जब भारत में आएंगे उत्तर में, तो यहां से कश्मीर में एक जगह मिलेगा मांडा, ठीक है। इसको मैं मैप के सहारे कोशिश करूंगा आपको मैप वाले क्लासेस में दिखाने का। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह मिलेगा आपको आलमगीरपुर, और महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद। तो यहां तक इसकी जो क्षेत्रीय विस्तार था, इन चारों जगह जो लास्ट पॉइंट थे त्रिकोण आकार का, इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था, ठीक है। यहां तक की चीजें आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पहली शहर थे हमारी हड़प्पा की, और दूसरी शहर है हमारी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो थी वो एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। वहां पे नगर के साक्ष्य में मिलते हैं, टाउनशिप एरिया के साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू जो था, अनूठा तथ्य जो था, वो इसका शहरीकरण ही था, शहरी केंद्र ही था। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा तो जरूर था, हड़प्पा सबसे पहले खोजा तो गया,
लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल बना वो बना मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल बना, सबसे प्रमुख स्थल ये स्थान बना। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति जो थी वो उसकी केंद्र जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का मूल रूप से दो केंद्र बिंदु रह गए। ठीक है, अब यहां पे पूरा स्थल किस प्रकार के रहे, तो क्या बात आती है कि पूरा स्थल ऐसे स्थलों को कहा जाता है जहां पे पुराने औजार, पुराने बर्तन, पुराने इमारत, इन चीजों के अवशेष जिन स्थानों पे मिलता है उसको पूरा स्थल कहते हैं, मतलब प्राचीन स्थल उसको कह सकते हैं। इसका जो चीजें वहां पे साक्ष्य मिलेंगी, जो पूरा स्थल पे साक्ष्य मिलेंगी, उन साक्ष्यों का प्रयोग या उन चीजों का प्रयोग वहां पे रहने वाले लोग किया करते होंगे या फिर वहां पे रहने वाले लोग उसको बनाते होंगे, जिसे कभी ना कभी वो लोग छोड़ करके चले गए होंगे, या फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि जो चीजें हमारी यूज की नहीं होती उसको छोड़ते हैं, जो खराब हो जाती हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। तो उस प्रकार की चीजें रही होंगी जिसके चलते वो साक्ष्य में मिले। वहां पे क्या होता है कि छोड़ के चले जाने के बाद हजारों वर्षों बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या हमें उसके अंदर मिलता है। यह नियोजित शहरीकरण केंद्र था। जो मोहनजोदड़ो था वो एक नियोजित शहर था। यहाँ भवनों के निर्माण जो है, निर्माण करने से पहले एक पूरी नियोजन बनाई जाती थी। एक पूरा जो था कि एक प्लान बनाया जाता, तो उस प्लान के सहारे वो सारी चीजें की जाती थी। अब यहां पे जो बस्तियां बनी हुई थी मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जो बस्तियां बनी हुई थी वो दो प्रकार की बस्तियां बनी हुई थी। एक दुर्ग बस्ती होता था और एक निचला बस्ती होता था। इन दोनों पे बात जो करेंगे वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 का वीडियो है। ये चैप्टर जो हमारे कुल मिलाकर के 4 पार्ट में खत्म होंगी, तो ये पहले पार्ट का वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो में कुछ चीजें ऐसी लगी जिसमें सुधार होनी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें, फिर उसमें हम लोग सुधार करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे अप्रिशिएशन के लिए एक कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट करें, ताकि हम लोग और भी मेहनत के साथ आप लोगों का सेवा कर सकें। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के वीडियो आते हैं, सारे क्लासेस का आते हैं 8, 9, 10, 11 और 12। कुछ क्लासेस कंपटीशन की आती हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि और भी बेहतर तरीके से हम लोग कर सकें, जिसके चलते जिसके कारण क्या है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें। एक कमेंट आप जरूर करें अगर आपको अच्छी लगती है हमारे अप्रिशिएशन के लिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे की वीडियो हम लोग मतलब आगे की पार्ट जो है इसकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।